25 जुलाई 2017 को यमनी पुलिस ने यमन के एडेन शहर से केरल की निमिष प्रिया और यमन की ही हनान को तलाल अब्दू मेहदी नाम के शख्स के बेरहमी से मर्डर करने के जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया। यह कत्ल इतना भयानक होता है कि जो भी इस कत्ल के बारे में सुनता है उसकी रूह कांप जाती है और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यमन की पुलिस द्वारा जब केरल की निमिषा प्रिया की गिरफ्तारी की घटना जो होती है इंटरनेशनल मीडिया में चारों तरफ फैलती है, जिसमें मीडिया यह बताती है कि केरल की एक नर्स ने कैसे अपने पति के टुकड़े करके पानी की टंकी में छुपा दिए थे। यह खबर जब केरल के इडुक्की के थोडुपुझा में रहने वाले शख्स जो जॉन थॉमस हैं, उन्होंने जब ये खबर सुनी तब वो बिल्कुल अचंभित रह गए कि आखिरकार कैसे यमनी पुलिस ने निमिषा प्रिया को उसके पति के मर्डर में उसको अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि जो निमिषा प्रिया होती है वह उस जॉन थॉमस की पत्नी होती है। इसके बाद थॉमस ने जब उससे निमिषा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तब उसका जो फोन होता है वह स्विच ऑफ बताता है और वह उससे कोई भी किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं कर पाता है। न्यूज में जो खबरें आ रही थी उनके हिसाब से जो निमिषा प्रिया होती है वह अपने हस्बैंड तलाल अब्दू मेहदी का कत्ल करती है, जबकि उसका हस्बैंड जो होता है वह जॉन थॉमस होता है, जो कि केरला के इडुक्की के थोडुपुझा में रह रहा होता है और जो बिल्कुल सही सलामत होता है। अब जॉन को इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये निमिषा द्वारा तलाल के मर्डर की खबर है क्या और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन किसी के पास भी उनके इस सवाल का जवाब नहीं होता है। थॉमस की एक 5 साल की बेटी होती है। थॉमस और उस 5 साल की बेटी को बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसकी पत्नी का जो केस है वह कुछ दिनों का नहीं, कुछ महीनों का नहीं, बल्कि सालों का होने वाला है, क्योंकि निमिषा की अरेस्ट के बाद वहां का जो कोर्ट होता है वहां उस 2018 में उसने उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद 2020 में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद निमिषा द्वारा की गई अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यमन ने 2023 में कैंसिल कर दिया और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। निमिषा जो होती है वह यमन की जेल में सालों से कैद होकर भी इंसाफ की गुहार लगाई थी और उसकी वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद वह बच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 दिसंबर 2024 को रसद अल अलीमी ने मर्सी पिटीशन को खारिज करके निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी की सजा सुना दी। केरला में जन्मी और वहीं पली बड़ी हुई निमिषा जो होती है वह यमन अपने सपनों को पूरा करने आई थी। वह एक नर्स बनना चाहती थी। उसके बाद उसने वहां पर आकर अपना बिजनेस का सेटअप कर लिया, लेकिन बीते दिनों में कुछ ऐसे हालात बने जो उसे नर्स से सीधा कातिल बना देते हैं और उसे फांसी के तख्ते पर ले जाते हैं। वेलकम टू डन शो हकीकत अब कहानी। मैं नेम है अशोर एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया जो होती है वह एक गरीब परिवार से होती है। उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं, जो कि बचपन से ही नर्स बनना चाहती है। निमिषा पढ़ने में भी काफी होशियार होती है, इसीलिए निमिषा प्रिया की स्कूल एजुकेशन और नर्सिंग डिप्लोमा में वहाँ के लोकल जो चर्च होता है उसने उसे फाइनेंस सपोर्ट किया, और बट स्कूल के एग्जाम ना क्लियर कर पाने की वजह से उसको नर्सिंग में जॉब नहीं मिल पा रही थी। इसलिए साल 2008 में मात्र 19 साल की निमिषा प्रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह केरल से यमन में आ गई थी और वहां पर एज ए नर्स राजधानी सना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने लग जाती है। निमिषा जब घर से यमन आई हुई होती है तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ जल्द ही हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और हम भी लोग एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। निमिषा की जॉब होती है वह बहुत अच्छी चल रही होती है। उसकी फाइनेंशियल स्थिति में भी काफी सुधार होने लगता है। वह पैसे जो भी कमाती थी वह घर पे भेज देती थी, जिससे उनका यूज किया जाता था। उनकी फाइनेंशियल स्थिति बेटर होने लग जाती है। उसके 3 साल बाद 2011 में निमिषा की शादी के लिए उसके घर वाले एक रिश्ता देखते हैं और उसको वापस यमन से केरल बुला लेते हैं और उसकी शादी केरला के इडुक्की के टॉमी थॉमस से करा दी जाती है। टॉमी थॉमस जो होता है वह पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है। वह अपना भरण पोषण जो है ऑटो चलाकर किया करता था। शादी के 1 साल बाद यानी 2012 में जो थॉमस जो होता है वह भी निमिष के साथ यमन आ जाता है और वहां पर उसके साथ उसका हाथ बटाने लग जाता है। निमिषा जो होती है वह वहां से वापस आकर सना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने लग जाती है। वहीं थॉमस जो होता है वह एज एन इलेक्ट्रीशियन की असिस्टेंट की जॉब करने लग जाता है। सन 2013 में उन दोनों को एक लड़की होती है। परिवार की नई जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ परिवार के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। थॉमस जो होता है वह अपनी जॉब से कुछ खास कमा नहीं पा रहा था और जो उसकी परिवार की नई जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ वह उन खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिरकार वह 2014 अप्रैल में अपनी बेटी के साथ केरला आ जाता है और वहां से वापस आकर वह फिर से अपना ऑटो रिक्शा चलाने लग जाता है। निमिषा ना सिर्फ अपने काम में माहिर होती है, इनफैक्ट उसका लोगों के प्रति बर्ताव भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो एक बार भी उस हॉस्पिटल में विजिट करता था वहां की तारीफ करता था और निमिषा के नेचर के बारे में भी तारीफ करता था। निमिषा को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। उसे विश्वास था कि अगर वह यमन में अपना क्लिनिक खोल ले तो वहां पर वह अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और अपने परिवार की जो उसकी फाइनेंशियल स्थिति होती है उसे भी सुधार सकती है। निमिषा ने अपने हस्बैंड टॉमी थॉमस से इस बारे में डिस्कस किया। थॉमस भी निशा के फैसले के साथ होता है और वह उसको अपना क्लिनिक खोलने के लिए हामी भर देता है। लेकिन यमन के कानून के अकॉर्डिंग अगर आपको यमन में कोई बिजनेस करना है तो आपके साथ किसी यमनी नागरिक का पार्टनर होना जरूरी होता है। तो इसके लिए निमिषा ने थॉमस को एक शख्स जिसका नाम तलाल अब्दू मेहदी होता है उसका नाम सजेस्ट किया, जो कि एक यमन का नागरिक होता है और जिसकी कपड़ों की दुकान होती है जो कि उसी हॉस्पिटल के करीब में होती है। तलाल की वाइफ की डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई होती है, जिसकी वजह से निमिषा की उससे अच्छी खासी जान पहचान होती है। निमिषा ने
थॉमस को सजेस्ट किया कि वह उसकी मदद से वहाँ क्लिनिक का लाइसेंस आसानी से ले सकती है। सिंस थॉमस एक लोकल बंदा होता है, इसलिए उसकी सपोर्ट से जो क्लिनिक का सेटअप करना है वह बहुत आसान हो जाएगा और वह अपना जल्दी जल्दी क्लिनिक ओपन कर लेगी। लेकिन निम्सा ने जैसा प्लान किया था हुआ उसके बिल्कुल उलट, क्योंकि निम्सा जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती है उसके ऑनर अब्दुल लतीफ को निम्सा के इस प्लान के बारे में भनक लग जाती है। निम्सा के इस प्लान की वजह से जो अब्दुल लतीफ होता है वह काफी भड़क जाता है कि उसने आखिरकार अपना क्लिनिक खोलने का फैसला कर कैसे लिया। उसने काफी हंगामा किया, लेकिन बाद में वह 33% के शेयर पे उस बिजनेस का पार्टनर बनने को तैयार हो गया। थॉमस ने उधर अपने दोस्तों से लगभग 18 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लिया, जिससे क्लिनिक खोलने के लिए ठीक ठाक पैसों का अरेंजमेंट हो गया था, जिससे वह एक अच्छा खासा क्लिनिक खोल सकती थी। इसलिए निमिष ने तलाल को बता दिया कि लाइसेंस और फंडिंग के लिए उसको उसकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इंतजाम उस हॉस्पिटल के ऑनर अब्दुल लतीफ द्वारा हो गया है। हालांकि जो निम्सा होती है वह तलाल से अपने क्लिनिक के सेटअप कराने में उसकी मदद मांगती है। इन्हीं सबके बीच जो तलाल जो होता है वह निम्सा और थॉमस के लिए एक फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है। वह बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह उसके साथ बर्ताव करते थे। तलाल जो होता है वह अक्सर थॉमस को उसके क्लिनिक की फोटो भेजा करता था, उसके बारे में उसे बताया करता था, जिसका नाम उन्होंने अल अमन मेडिकल क्लिनिक रखा हुआ था। फाइनली 2014 में थॉमस और निम्सा का यह सपना ना तो सिर्फ पूरा हुआ बल्कि साथ ही साथ एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करने लग जाता है। थॉमस ने बताया कि उस वक्त उसका क्लिनिक जो होता है वह दिन के $1000 के करीब इनकम अर्न कर रहा था। इसके बाद जो निम्सा और जो तलाल होता है वह थॉमस के साथ केरला घूमने आ जाते हैं। निम्सा और थॉमस जो होते हैं वह तलाल को अपने साथ लाते हैं और उसको उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं और बिल्कुल उसे एंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वह दोनों होते हैं वह तलाल को अपनी फैमिली का मेंबर ही समझते थे। थॉमस जो होता है वह तलाल को अपनी शादी की एल्बम दिखाता है, उसमें अपनी निम्सा और अपनी शादी के फोटोज को दिखाता है। इतने छोटे से वक्त में तलाल जो होता है वह निम्सा और थॉमस से इस कदर जुड़ गया था कि जैसे वह उसके घर का ही मेंबर हो। तलाल निम्सा और थॉमस से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को जानता था। एक महीने स्टे के बाद 9 फरवरी 2015 को तलाल और जो निम्सा होती है वह वापस यमन चले जाते हैं और वहां पर वापस जाकर अपने क्लिनिक को देखने लग जाते हैं। निम्सा और तलाल के वापस यमन आने के 1 महीने बाद ही वहां पर सिविल बार की स्थिति बन जाती है और वो सिविल बार शुरू होता है, जिसके 2 महीनों के बाद भारत सरकार वहां से लगभग 4600 भारतीयों और 1000 विदेशियों को वहां से रेस्क्यू करती है और उन्हें वापस अपने देश बुला लेती है। लेकिन निम्सा जो होती है वह उन चंद भारतीयों में से होती है जिसने यमन नहीं छोड़ा था। उसका यह सोचना था कि उसने इतना पैसा लगाकर, उसने इतना उधार लेकर अपने उस क्लिनिक का सेटअप किया है, अगर वह इस बार के बीच में उसको वहां पर छोड़ के चली जाएगी तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और उसने 18 लाख रुपए की जो उधार की रकम लेकर रखी थी वह भी उसको चुकता करना था। यह सोचकर निम्सा जो होती है वह भारत नहीं आती है और वहीं यमन में रुकने का फैसला कर लेती है। यमन में सिविल बार के चलते हुए भारत सरकार में यमन के लिए नए वीजा के अप्रूवल पर भी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से चाहकर भी थॉमस और उसकी बेटी जो होती है वह निम्सा के पास नहीं जा पाते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि निम्सा यहाँ तलाल के साथ रह रही होती है और वहाँ उधर केरल में टॉमी थॉमस जो होता है वह अपनी बेटी के साथ रह रहा होता है और ना तो निम्सा भारत आ पाती है और ना ही थॉमस यमन के लिए अपने वीजा का अप्रूवल करा पाता है। अब इसके बाद ही निम्सा की जिंदगी कुछ उस रास्ते पर कदम रखेगी जो उसको क्लिनिक से फांसी के तख्ते पर लेकर जाएगी। क्लिनिक की अच्छी कमाई देखकर तलाल के मन में लालच रहता है और वह सोचता है कि उसका क्लिनिक की कमाई में भी बराबर का हिस्सा है। और उसे यह भी पता होता है कि निम्सा जो होती है वह यमन में बस उसी के सहारे होती है, जो कि तलाल पर हद से ज्यादा भरोसा भी करती है। इसके बाद वह सबसे पहले क्लिनिक के लिए ली गई नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में अपना नाम डलवाना शुरू कर देता है। उसके बाद तलाल ने पेपर वर्क में धांधली कराकर निम्सा और अब्दुल लतीफ के साथ साथ अपना भी नाम उसमें ऐड करवा लिया और उस क्लिनिक के 33% शेयर का हिस्सेदार बन जाता है, जिसकी भनक अभी तक निम्सा को नहीं हुई थी। क्लिनिक के शेयर में 33% का हिस्सेदार बनने के बाद भी जो तलाल का लालच होता है वह यहाँ पर नहीं रुकता है और उसके बाद वह क्लिनिक के कैशियर से उसके अपने हिस्से का प्रॉफिट लेकर अपनी जेब में रखने लग जाता है और वह स्टाफ के सामने निम्सा को अपनी बाई बताने लग जाता है। जब निम्सा को इस बारे में पता चलता है तो वह तलाल की इस घटिया हरकत से बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और फिर इसके बाद बात तलाल से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब तलाल उससे कहता है कि यह सब उसने उसकी भलाई के लिए किया, जिससे उसको कोई भी एक सिंगल वुमेन ना समझे और उस पर कोई भी हावी ना हो पाए। बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। तलाल की दखलंदाजी हर मामले में बढ़ने लग जाती है और वह निम्सा को स्टाफ के सामने मारने भी लग जाता है और वह निम्सा से इस तरह से पेश आने लगता है जैसे वह उसकी वाइफ हो। वह क्लिनिक का पूरा प्रॉफिट अपने पास रखने लग जाता है और मैनेजमेंट का फैसला भी वह खुद करने लग जाता है। तलाल की इन सभी हरकतों की वजह से जो क्लिनिक का स्टाफ होता है वह भी तलाल को निम्सा का हस्बैंड समझने लग जाती है। तलाल की ये सब सोची समझी चाल होती है। जब तलाल जो होता है निम्सा और थॉमस के साथ जब उसके घर केरला जाता है तो वो उसकी वेडिंग एल्बम में से उसकी फोटो चुरा लेता है, जिसको वह माफ करके थॉमस की जगह अपनी फोटो लगा लेता है और वह फोटो सभी को दिखाता है और उसमें कहता है कि वह निम्सा उसकी वाइफ है और इसी के बेसिस पर ही वह यमन में एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है। सो अकॉर्डिंग टू यमन लॉ निम्सा जो होती है वह तलाल की लीगल वाइफ बन गई थी। तलाल के पास लोकल सपोर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ जो यमन का कानून होता है वह भी तलाल के पक्ष में ही होता है। निम्सा यमन में उस पिंजरे में कैद हो गई थी जिसका कोई भी दरवाजा नहीं होता है। साल 2016 होते होते हालात जो होते हैं वह बद से बदतर हो जाते हैं और जो तलाल होता है वह स्टाफ के सामने ही निम्सा के साथ मारपीट करने लग जाता है। इसलिए निम्सा जो होती है एक दिन तंग आकर सना के पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ एक FIR लिखाती है, जिसके बाद जो पुलिस होती है वह अकॉर्डिंग टू यमनी लॉ उन दोनों को ही जेल में 6 दिन के लिए रख देती
देती है। इसके बाद तलाल ने भाई फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट पेश करके कोर्ट में है साबित कर दिया था कि भाई उसकी वाइफ है, और कोर्ट भी उसके फर्जी सर्टिफिकेट को पहचानने में चूक जाती है, जिसके बाद कोर्ट ने उन दोनों को रिहा कर दिया था। तलाल को अब समझ आ गया था कि उसका जो फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट है वह कोर्ट में पेश हो गया है, इसके बेसिस पर वह कोई भी काम कर सकता है, और निमिषा उसकी लीगल वाइफ बन चुकी थी। निमिषा जो होती है वह राजधानी सना के एक किराए के मकान में रह रही होती है, जहाँ पर जो तलाल होता है वह रात में ड्रग्स और शराब का सेवन करके आता था, और जो उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था और उसके साथ मारपीट करता था। कई बार तो तलाल जो होता है वह अपने दोस्तों को वहां लेकर आता है और निमिषा को अपने दोस्तों के साथ रात बिताने के लिए फोर्स करता है, लेकिन जब निमिषा ऐसा करने से मना करती थी तो वह उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था और उसको चोट पहुंचाता था, जिसकी वजह से निमिषा को रात में ही वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती थी। यमन जैसे देश में शायद ही कोई महिला रात में सड़क पर नजर आए, वहीं पर जो निमिषा होती है वह रातों रात सड़क पर भटकती रहती है। तलाल को यह डर होता है कि निमिषा का यमन छोड़कर वापस अपने देश न चली जाए, इसलिए वह निमिषा का पासपोर्ट और उससे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो होता है और उसे छीनकर अपने पास रख लेता है। निमिषा ने शहर के दूरदराज हिस्से से आने वाले स्टाफ के लिए क्लिनिक के बगल में एक घर रेंट पर लेकर रखा हुआ होता है। तलाल ने उस घर को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को वहां पर ठहरा दिया। इसके साथ तलाल जो होता है वह क्लिनिक के फीमेल स्टाफ के साथ भी बदतमीजी करता था। निमिषा यह सब कुछ अकेले झेल रही होती है, उसे वहां पर बचाने वाला कोई नहीं होता है। तलाल निमिषा के हिस्से के भी पैसे रख लेता था और निमिषा को गुजारा करने के लिए कुछ पैसे उसको दे दिया करता था। निमिषा के पास 26 से ज्यादा सिम कार्ड होते हैं, क्योंकि आए दिन तलाल उनमें से एक न एक सिम कार्ड को तोड़ दिया करता था। वह इस बात से डरता था कि कहीं वह अपनी फैमिली को ऐसा बात ना बता दे, लेकिन फिर भी जो निमिषा होती है वह छुप छुपाकर अपने पति थॉमस और अपनी बेटी से बात कर लिया करती थी, लेकिन उसका पति थॉमस चाहकर भी निमिषा की मदद नहीं कर पाता है। इसी बीच तलाल कई बार जेल भी गया था, कभी निमिषा की कंप्लेंट पर, कभी दूसरों के साथ किए गए मनी ट्रैप पर वह अक्सर जेल जाता रहता था। एक बार तो निमिषा की कंप्लेंट पर कोर्ट ने उसे इस कंडीशन पर बरी किया था कि वह निमिषा के सभी पैसों को वापस कर दे और निमिषा का पासपोर्ट जो कि तलाल के पास था वह पासपोर्ट निमिषा को वापस कर दे। लेकिन जेल से वापस आते ही तलाल जो होता है वह वापस अपनी हरकतों पर उतर आता है और वह कोर्ट के किसी भी फैसले को नहीं मानता है। निमिषा अब समझ चुकी थी कि उसे नरक से छुटकारा तभी मिल सकता था जब वह यमन में अपने उस पूरे क्लिनिक को, अपने पूरे सेटअप को छोड़कर वापस भारत देश लौट जाए। लेकिन वह भारत देश तभी लौटेगी जब उसका पासपोर्ट उसके पास हो। उसका पासपोर्ट तो तलाल ने अपने पास छुपा कर रख लिया था, जिसकी वजह से वह भारत नहीं जा पा रही थी। निमिषा के लाखों रिक्वेस्ट करने के बाद भी तलाल उसका पासपोर्ट वापस देने को तैयार नहीं था। जिस जेल में तलाल को अक्सर भेजा जाता था उस जेल का वार्डन होता है वह क्लिनिक के पास ही रहता होता है। एक दिन वह वार्डन क्लिनिक आकर अपना चेकअप करा रहा होता है, तभी वह निमिषा को सलाह देता है कि वह तलाल को बेहोश कर दे, जिसके बाद वह उस तलाल को अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो उससे यह गुलवा लेगा कि आखिरकार उसने उस निमिषा का पासपोर्ट कहां पर छुपा कर रखा हुआ है। सो निमिषा का प्लान कभी मर्डर करने का था ही नहीं। निमिषा को यह लग रहा था कि इस प्लान से वह तलाल को बिना किसी चोट को पहुंचाए उससे अपना पासपोर्ट निकलवा लेगी, क्योंकि जो जेल का वार्डन है बात उसके साथ होता ही है, तो इससे उसको पुलिस का भी डर नहीं होता है। लेकिन जैसा निमिषा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। जुलाई 2017 तलाल को नशे की लत थी और वह अक्सर किसी न किसी तरह का नशा करके ही निमिष के घर आया करता था। और तलाल जब निमिषा के घर नशे की हालत में आता है तो मौका देखकर जो निमिषा होती है वह तलाल को सेडेटिव इंजेक्ट कर देती है, लेकिन तलाल पर उस इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन अगले दिन फिर तलाल जो होता है वह निमिषा के घर आता है और जो नशे की हालत में बेसुध बैठा होता है, तब निमिषा मौका देखकर चुपके से दोबारा सेडेटिव को इंजेक्ट कर देती है। सेडेटिव के इंजेक्ट करने के कुछ मिनट के बाद ही तलाल जो होता है वह जमीन पर गिर जाता है और तेजी से चीखने लग जाता है। फिर उसका अचानक से चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है और उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। जब निमिषा उसकी पल्स चेक करती है तब निमिषा को पता चलता है कि जो तलाल है वह मर चुका होता है। निमिषा काफी डर जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ करने का सोचा नहीं था और जो कि हो चुका था। बात तो सिर्फ अपना पासपोर्ट निकलवाना चाह रही थी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। सेडेटिव इंजेक्ट करने की वजह से तलाल की मौत हो चुकी थी। निमिषा ने अपने दोस्त हन्नान जो कि वहीं के ग्राउंड फ्लोर में रह रही होती है उसको आवाज देती है और उसको वहां पर बुलाती है। हन्नान निमिषा की जिंदगी से जुड़ी हुई हर बात को जानती है। वह जानती है कि कैसे तलाल ने उस पर टार्चर किया हुआ था। वह उसकी हर बात की एक गवाह होती है। निमिषा को तलाल से मिले हुए मेंटल ट्रामा की वजह से उसको एंजाइटी के अटैक्स आते थे और ऐसा हो जाने के बाद निमिषा को पैनिक अटैक्स पड़ने लगे, जिसके बाद हन्नान ने उसको संभाला और उससे कहा कि तलाल की लाश को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा। जिसके बाद हन्नान जो होती है वह तलाल के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर देती है और वहीं पर पानी की टंकी में छुपा देती है। लेकिन उसी समय जो निमिषा होती है उसने एंजाइटी अटैक की दवा खाई होती है, इसीलिए निमिषा को उस वक्त की डिटेल्स जो होती है वह ठीक ढंग से याद नहीं होती है। इसके बाद निमिषा और हन्नान उस घर को छोड़कर वहां से 380 किलोमीटर दूर एडन में जाकर छुप गए। कुछ दिनों बाद 25 जुलाई 2017 को यमनी पुलिस ने उन दोनों को यमन के एडन शहर से अरेस्ट कर लिया। पुलिस को उसकी खबर तब लगती है जब निमिषा का पड़ोसी टंकी से बदबू आने की बात कहकर पुलिस में कंप्लेंट करता है और जब वहाँ पुलिस आती है तब देखती है कि पुलिस को वहाँ पर तलाल की बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में करके वहाँ पर छुपी हुई मिली थी। इस केस में सबसे बड़ी अफवाह जो फैली थी वह यह थी कि केरल की एक नर्स ने अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मार डाला और जब यही खबर थॉमस तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद थॉमस ने निमिषा से हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो फोन होता है वह स्विच ऑफ आ रहा था। भाई निमिषा और हन्नान को सना शहर की जेल में भेज दिया गया था। जेल जाने के कुछ
कुछ दिनों बाद निमिषा को फोन का एक्सेस दिया गया था, जिससे वह थॉमस से बात कर पाई थी और उसको वहां की पूरी जानकारी दे पाई थी। यमन की कोर्ट में निमिषा के खिलाफ जो प्रोसीडिंग चलाई गई थी, उसमें निमिषा को अपना केस लड़ने के लिए ना ही कोई लीगल सपोर्ट मिला और ना ही कोई लॉयर असाइन किया गया। निमिषा ने खुद से ही अपना पक्ष कोर्ट में रखते हुए बताया कि कैसे तलाल ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उसको अपनी वाइफ बताकर रखा हुआ था और कोर्ट चाहे तो इस बात का आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, क्योंकि उस फर्जी सर्टिफिकेट में उसका फोटो और उसका नाम जो होता है मुस्लिम नाम के साथ होता है, जो कि उसके पासपोर्ट के साथ क्रॉस चेक कर सकती थी और उसकी असलियत को जान सकती थी। और उसने कोर्ट से अपील की कि चाहे तो कोर्ट उसके पड़ोसी से पूछताछ कर इस बात की जानकारी ले सकती थी कि कैसे तलाल आए दिन उसके साथ टॉर्चर करता था। लेकिन इन सभी क्लियर फैक्ट्स होने के बावजूद भी 2018 में वहाँ की कोर्ट ने निमिषा को कॉन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया। निमिषा को अपील करने के लिए जो वहाँ एक लॉयर असाइन किया गया, वह भी किसी काम का नहीं होता है, वह एक जूनियर वकील होता है जिसे ज्यादा कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके साथ ही साथ पुलिस जो होती है वह इन्वेस्टिगेशन के सभी प्रोसीडिंग पेपर्स जो होती है वह निमिषा साइन करवाती है, जो कि सभी अरबिक भाषा में होते हैं, इसलिए निमिषा को पता ही नहीं चल पा रहा था कि पुलिस उससे किन पेपरों पर साइन करवा रही होती है और उनमें क्या लिखा हुआ होता है। आखिरकार कानून नियम को दरकिनार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट करते हुए साल 2020 में हन्नान को उम्र कैद की सजा सुना दी और निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। निमिषा को मिला जूनियर एडवोकेट, जो कि अपेक्स कोर्ट में अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, इसलिए बिना किसी प्रॉपर लीगल सपोर्ट के निमिषा ने वहां के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ यमन में फांसी की सजा के अगेंस्ट अपील की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट रसाद अल अलीमी ने मर्सी पिटीशन की इस अपील को खारिज कर दिया और निमिषा की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए 1 महीने के अंदर उसको फांसी देने का ऐलान किया। लेकिन फिलहाल यमन एम्बेसी इस बात से पलटी मार रही है और वह कह रही है कि यमन प्रेसिडेंट ने निमिषा की फांसी की मंजूरी नहीं दी है और कहा कि इस केस पर फैसला लेने का अधिकार जो है वह हुदी अथॉरिटीज का है, क्योंकि जहां निमिषा का केस चल रहा है वह रीजन हुदी के कंट्रोल में आता है। सो नाउ निमिषा के पास फांसी से बचने का एकमात्र उपाय है और वह उपाय है ब्लड मनी। आखिरकार ब्लड मनी है क्या और है हुदी अथॉरिटीज कौन है, इस बात को शॉर्ट में समझने के लिए यमन से जुड़ी कुछ बातों के लिए यमन देश में शिया और सुन्नी दोनों का रूल है, जिसमें शिया मुस्लिम यानी कि हुदी जो कि 35% है और सुन्नी लगभग 65% है। और जहाँ पर निमिषा का केस चल रहा है वहाँ पर हुदी का रोल है और यहाँ आज भी शरिया का कानून चलता है और शरिया के कानून के मुताबिक अगर दोषी जो है वह फैमिली कंपनसेशन के तौर पर विक्टिम की फैमिली को उसकी मुंह मांगी रकम दे देती है तो जो दोषी है वह उस सजा से बच जाएगा और इसी को ही ब्लड मनी कहा जाता है। निमिषा की फैमिली ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, जिसमें थॉमस का कहना है कि निमिषा की जिंदगी बच जाएगी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी कोर्ट की परमिशन लेकर अप्रैल 2024 से यमन में रह रही हैं और वह हर रास्ता खोज रही हैं जिससे उनकी बेटी की जिंदगी बच सके। बीते 9 महीनों में वह सिर्फ 2 बार ही अपनी बेटी से मिल पाई हैं। उनके साथ साथ पूरे देश के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या निमिषा प्रिया को हम लोग बचा पाएंगे। अगर भारत सरकार उनकी मां को सपोर्ट करती है तो शायद यह काम पॉसिबल हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझको सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। थैंक यू।